मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करेंगे लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। इससे पूर्व हमने लाक के परिचय के बारे में चर्चा की थी। तो लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है? लाक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन हम विभिन्न चरणों में करेंगे। पहला है मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लाक ने भी सेफ्ट्सबरी के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में एवं अपने देश के निष्कासन का यातनामय जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेह में व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आँखों से 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा था, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण जहां हाब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है, लाक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरा चरण है प्राकृतिक अवस्था। हाब्स की भांति लाक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, क्योंकि लाक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लाक ने लिखा भी है, यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। लाक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है और उसमें व्यवस्था भी। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई, अर्थात जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं वे सबके हैं, पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा है तो वो मेरे हो गए। लाक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, पर उसका विचार था कि ये समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था विद्यमान है और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लाक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लाक का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार लाक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। लाक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था के अनुसार चलते हैं। उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है। और अगला चरण है
हाँ, ये अवस्था परस्पर पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं बल्कि शांति और विवेक पर आधारित है। अगला चरण है सामाजिक समझौता। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो ये व्यवहारिक है और न ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं और इस अवस्था की कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी यह है कि इसमें कोई सुनिश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था की दूसरी कमी यह है कि इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था की तीसरी कमी निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव है और ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्य को दो प्रकार के समझौते करने हैं। यद्यपि लाक ने स्पष्टतः से दो समझौतों का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंतकर समाज की स्थापना की गई। पहले समझौते द्वारा मनुष्य निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा जिन्हें वह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज को मनुष्य मिलकर शासक, व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह से करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। परंतु लाक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लाक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता भी सम्मिलित है और लाक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। इस समझौते में यह भी निश्चित किया जाता है कि यदि प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो मनुष्यों को अधिकार होगा कि वे उससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राज शक्ति छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को दे दे जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे। लाक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं इस प्रकार है। लाक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहले ही है, लाक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है, समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकार का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित का ध्यान में रखते हुए करेगा। तीसरा पॉइंट है, समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। चौथा पॉइंट है, लाक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती हैं और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लाक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। पांचवा पॉइंट है, लाक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। छठा पॉइंट है, क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है, अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में लाक के समझौते के अनुसार हाब्स के
मत के विरुद्ध जनता को शासक अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि लाक ने कहा है, समाज को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी के भी कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके। जो प्रजा के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के विरुद्ध कुप्रयत्न और कुचेष्टाएं करने की मूर्खता अथवा नीचता करे, जब कभी भी कोई उन्हें दासता की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे, उन्हें सदा यह अधिकार होगा कि वह अपने को उससे मुक्त कर सके। जो आत्मरक्षा के उस मौलिक, पवित्र एवं अपरिवर्तनीय नियम पर आक्रमण करते हैं जिनके हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए थे। समझौते की उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि लाक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित होती है तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। धन्यवाद।